1:1, ठीक है। क्या था ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे इंक्लाइन था, इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ बता देना थोड़ा। ये एच, ये एल दिया हुआ क्या? ये एल दिया हुआ, ठीक है, और ये एच दिया हुआ। बोला कि एक एम ब्लॉक का एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। इसको स्लोली हॉल किया गया, हॉल मतलब धीरे धीरे खींचा गया, है ना, धीरे धीरे इसको खींच के नीचे से ऊपर ले जाया गया। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ, के दिया हुआ, आपको म्यू मानना, ठीक है। रोडोम में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के यूज करता है, तो आपको क्या लेके चलना है? म्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। मास एम है, लेंथ एल है, हाइट एच है, इसको धीरे धीरे हौले हौले ऊपर ले जाया गया। अच्छा, इस पे एक फोर्स लगा के खींच रहा है, ऐसे तो जा नहीं रहा होगा, अरे है कि नहीं, है ना। तो मेरा पहला सवाल, ये फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? पहला सवाल, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ये सब रोडो में नहीं है सवाल, ये मेरे क्या वेरिएबल, क्यों? खींच रहा है तो वेरिएबल होगा नहीं। सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुन, यही तो बोले, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना सर, थोड़ा थोड़ा सर टेढ़ा टेढ़ा ऐसे फिजिक्स में बताते हैं, लॉजिक के साथ बताते हैं ना, मैथ्स के साथ बताते हैं ना। तो इसका लॉजिक क्या होगा, ध्यान से सुनो। सर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इधर नॉर्मल एम, इधर mg और इधर काइनेटिक फ्रिक्शन टेंजेंट के अलोंग लगेगा। अच्छा, इसको स्लोली लेके जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है पता है? एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। और अगर एक्सेलेरेशन जीरो है दैट मींस कि नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नहीं समझ में? एक्सेलेरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो का, हाँ, मतलब इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम ये होगा। अरे इन तीनों को ये बैलेंस कर रहा होगा ना, तभी तो नेट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, जब ये मूव कर रहा है तो mg तो एक कांस्टेंट रहने वाला है। mg क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। लेकिन नॉर्मल चेंज हो रहा है, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, अरे होगा। फ्रिक्शन वेक्टर भी चेंज हो रहा है, अरे यहां ऐसे टेंजेंशियल होगा, यहां ऐसे टेंजेंशियल होगा, यहां ऐसे टेंजेंशियल होगा। यानी इन तीनों का जो सम होगा उसके ऑपोजिट में ये है ना। तो अगर इन तीनों का सम बदल रहा तो ये भी बदलना पड़ेगा। अरे समझ में आया? ताकि उस पर ओवरऑल फोर्स कितना बना रहे? जीरो। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो। सिंपल सा फंडा बोल रहा है, इट इज हॉल्ड स्लोली, मतलब धीरे धीरे उसको ले जाया जा रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से फोर्स F जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। समझ में आया? पक्का? अरे पक्का समझ में आया? अच्छा, सवाल क्या पूछा है? F का वर्क पूछा है, F का वर्क पूछा है ना। अच्छा, इसको जब यहां से लेके वहां तक गए तो कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा था, पहले तो ये बताओ। mg, फ्रिक्शन, नॉर्मल और अप्लाइड फोर्स। दैट मीन्स अगर यहां से यहां तक लेके गए तो नेट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन में क्या आएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल मस्ट बी जीरो माइनस जीरो। स्लोली लेके गया, मतलब इनिशियल रफ्तार भी जीरो था और फाइनली भी जीरो है। कोई दिक्कत? अरे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो है, ये कैसे पता चला? कई बार बताएं, हर जगह नॉर्मल पाथ के परपेंडिकुलर है, अरे है ना, तो उसका वर्क डन हो गया जी। ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कितना ऊपर गया या कितना नीचे। तो यहां ऊपर गया mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh, अरे हो जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये वाला टर्म वर्क, अरे वर्क डन बाय नॉर्मल दो बार लिख दिए, नॉर्मल ये फ्रिक्शन होगा, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सोए रहते हो क्या आप लोग? चलो,
अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको बार बार बोल रहे हैं कि जनरली उसी का वर्क पूछेगा जो सबसे टफ होगा, और यहां पे एफ का वर्क निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एफ वेरी कर रहा है हर जगह, एफ वेरी कर रहा है हर जगह, कर रहा है ना, अरे कर रहा है कि नहीं। चलो, तो हम कोशिश करते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन मिल गया, फ्रिक्शन का वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। अरे करें, चलो ये बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ये जो है ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो। अरे हम तो इतना बड़ा बना रहे हैं ना, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अच्छा, ये स्लोप क्या होगा इस टुकड़े का, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो मान लो ये एंगल क्या है, थीटा। अरे हाँ ना बोलना। अच्छा, इसको स्लोली ऊपर ले जा रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, और इधर mg साइन थीटा। अरे होगा, और फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन। अच्छा, लेकिन यहां फायदा ये है कि चूंकि स्लोली ऊपर खींचा जा रहा है, दैट मीन्स मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन में देखो तो कोई मोशन नहीं हो रहा, अरे इंक्लाइन के ऊपर नीचे जंप थोड़ी कर रहा, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यहां फोर्थ इक्वेशन हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, n माइनस mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा, बोलो बोलो, इज इक्वल टू 0, तो n बराबर mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन बराबर म्यू mg cos थीटा। अरे हाँ ना बोलना, पक्का। अरे फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ अलग से जूम करके बना लेते हैं, यही वाला पार्ट है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये मान लो ये कितना चला इधर, ये मान लेते हैं ये लेंथ है dh, ये लेंथ क्या है, dh, है ना। अरे यहां से यहां जो छोटा सा टुकड़ा माने है ना, वो लेंथ क्या है, dh, और ये एंगल क्या है, थीटा, ये अरे है ना, इसको बोल देते हैं हम dx और इसको बोल देते हैं dy, है कि नहीं, जहां पे dh स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, dh स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, होल स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत, अरे पाइथागोरस आता है ना भाई। चलो, पूरा लिए, कौन पूरा लिए, ब्लॉक रखा हुआ है पूरा। अबे ये मतलब छोटा सा टुकड़ा लिए है ना, ब्लॉक बहुत छोटा, पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, हमको पता है ना। अरे सारा कांटेक्ट थोड़े मायने रखता है, हम तो बस वहां लेते हैं जो एक कांटेक्ट पॉइंट मान लेते हैं कि सिंगल कांटेक्ट पे है कि नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा रहे हैं, दैट डजंट मीन को ब्लॉक से बड़ा नहीं, समझ में आया। अरे हम इस टुकड़े को बाहर ले गए, डी है छोटा सा टुकड़ा जो है ना। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा कितना, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा dh, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा dh, तो फ्रिक्शन का छोटा सा वर्क डन क्या होगा, dw बाय फ्रिक्शन बराबर म्यू mg cos थीटा इंटू dh इंटू cos 180 डिग्री। cos 180 क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180, अरे होगा, तो जो ये छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू mg dh cos थीटा, ध्यान से देखो, dh cos थीटा, dh cos थीटा, तो वो आ जाएगा dx, ये dh है, ये थीटा है, तो dx बाई dh इक्वल टू cos थीटा, अरे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये कंबाइन कर दोगे तो, अरे बोलो, dx मतलब हो गया इसके डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे अगर ये dh डिस्प्लेस हुआ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका dx है ना, अरे हाँ ना बोलते जाओ, ये इधर dh चला, इसके डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही होगा ना,
ये इसका मान लो ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, पता नहीं सर। अरे दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस बराबर डी एच, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, नेट करें, टोटल वर्क डन। म्यू एम जी तो कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर रख सकते हैं। अरे इंटीग्रेशन टोटल का ही हुआ था, बट म्यू एम जी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, आ गया, अरे आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये dx है ना, फिर अगले ट्राइंगल में dx, फिर अगले ट्राइंगल का dx, तो सारा dx मिलके क्या बनेगा? l। अरे x कंपोनेंट प्लस x कंपोनेंट प्लस x, सारा x मिलकर जो x में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझ में नहीं आया, बता। अरे ये dx को यहां तक प्रोजेक्ट कर सकते हो ना, तो ये dx। इसी तरह यहां जब आएगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां कवर करोगे तो इसका भी तो कुछ x कंपोनेंट होगा, ये इसी तरह सबका x कंपोनेंट जोड़ोगे तो टोटल नीचे वाला लेंथ आएगा। हे भगवान, हे भगवान। अरे dx ये क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा, तो dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx टोटल लेंथ। और dx का इंटीग्रेशन समेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब ही समेशन होता। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी एल। अरे आ गया, हाँ माइनस म्यू एम जी एल, ठीक है। तो यहां पे आ गया वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच, वर्क डन फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल बराबर, अच्छा वर्क डन बाय फोर्स होगा बराबर 0। तो यहां से फोर्स का वर्क डन क्या आ जाएगा? एम जी इंटू एच प्लस म्यू एल। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये आ गया आंसर, यूरोडोव के सवाल का आ गया आंसर। इसमें मेरा एक सवाल क्या था कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा इसमें एक और है, इसमें 3 सवाल आएगा जो एक्स्ट्रा है। दूसरा सवाल है कि अगर ये पाथ ऐसा ना होके ऐसा होता तो भी क्या फ्रिक्शन का वर्क डन वही आता? बिल्कुल आता, क्योंकि वो सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है, पाथ के लेंथ पे तो फर्क ही नहीं पड़ा था। और ऐसे होता तो भी आता। अच्छा, यानी वर्क डन तो पाथ पे डिपेंड कर नहीं रहा, मतलब फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एक गधा, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, समझ में आया? बट हां यहां पे एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट डजंट मीन कि फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हम आपको बताए थे कि ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, बोले ना। अब जो ये डेफिनेशन रट के बैठा है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो लो उसके लिए फ्रिक्शन क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और वो तो चला गया, एनर्जी वेस्ट हो गया। अरे वेस्ट मतलब क्या? डिग्रेड हो गया, एनर्जी की क्वालिटी खराब हो गई, समझ में आया? अब देखो, रटो, है ना? रटो रटो, रटोगे तो मरोगे, है कि नहीं? आपको जो भी सवाल मिलेगा, जो भी सवाल आपको मिलेगा अभी से लेके जेईई के प्रिपरेशन में, उसमें फ्रिक्शन का वर्क डन आपको पाथ पे डिपेंड करता हुआ दिखेगा। लेकिन देखो एक सवाल है जिसमें फ्रिक्शन का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जेईई यही सवाल पूछेगा, है ना? हेंस आप बोलोगे कि फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? खत्म, फिनिश। तो 99 सवाल आप सही करोगे और 100वां सवाल जो जेईई में आएगा वो गलत करोगे। अरे है कि नहीं? इसलिए रटना नहीं है। तो अब क्या आप ये याद रखोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता? ये डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी। हाँ,
अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो 100% गारंटी है कि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये देख के बता देना है कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कंजर्वेटिव होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। समझ में आया? अरे समझ में आया? इसीलिए हम बार बार चिल्ला के बोल रहे थे, जबकि मैक्सिमम बुक में आपको मिल जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो लो देखो ना, फ्रिक्शन का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। डज दिस मीन कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? नो। समझ में आया? अबे लिखे हो, फिर शकल देख रहा, सब कुछ लिख लिया, गुड। लिखो, हिंदी में लिखो कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है, उसका डेफिनेशन नहीं है। समझ में आया? तो दो सवाल इसमें एक्स्ट्रा, यूरोडोप के सवाल के साथ दो सवाल फ्री। पहला सवाल क्या था? फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल। दूसरा सवाल कि देखो, अगर आप ये रट के बैठते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वही उसका डेफिनेशन है, तो लो ये भी डेफिनेशन में फिट आ गया। अरे आ गया। तीसरा सवाल, यूरोडोप में एक टर्म यूज किया गया, इज हाउल्ड स्लोली। देखो ना सवाल में, द ब्लॉक इज हाउल्ड स्लोली, है ना। वो ये भी तो बोल सकता था कि इसको कांस्टेंट रफ्तार से खींच के यहां से यहां ले जा रहे हैं। ध्यान से देखो, फिर भी यहां तो लिखते हाफ एम बी स्क्वायर, अगर कांस्टेंट से भी खींचते तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, तो भी जीरो ही आता इधर का टर्म। अरे आता ना, तो वो ये टर्म क्यों यूज किया, हाउल्ड स्लोली? क्या कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा होता तो भी आंसर यही आता? ध्यान से सुनो मेरा सवाल, क्या हाउल्ड स्लोली की जगह पे ये लिखा होता कि ब्लॉक इज पुल्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो भी क्या यही आंसर आता? सोचो आराम से। सवाल क्या है? हाउल्ड स्लोली मतलब लगभग जीरो वेलोसिटी से खींचा गया। मेरा है कि अगर हाउल्ड स्लोली में लगभग जीरो वेलोसिटी ना लिख के ये लिख देता कि इज पुल्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी देखो ये फोर्स इन तीनों के सम के बराबर ही होता, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड से बोल, है ना। समझ में आ रहा? बताओ क्या क्या पंगा आता? ठीक है, आपको सोच के बताना कि क्या क्या पंगा आता। समझ में आ रहा? पक्का लिखो कि या फिर ये आंसर यही आता। क्या आपके हिसाब से फिर भी आंसर यही आता कि आंसर में कोई चेंज आता? ठीक है, सोचो। चल देखो ध्यान से सुनो, अगर 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 स्लोली हाउल्ड के जगह कांस्टेंट स्पीड होता तो एक पंगा होता जो आप कभी ध्यान नहीं दिए। अगर कांस्टेंट स्पीड से होता, देखो ये कर पाथ पे चल रहा है, अरे कर पाथ पे चल रहा, दैट इज पार्ट ऑफ सम सर्कल। अरे होता तो जैसे यहां पे हम डील कर रहे हैं, तो इस सर्कल का रेडियस कुछ ऐसे होगा, सेंटर। तो यहां पे इक्वेशन ये नहीं लिख पाओगे n बराबर n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0, तब आपको लिखना पड़ेगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, यानी एम जी कॉस थीटा माइनस n बराबर एम भी स्क्वायर बाय वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए यूरोडोप बोला है कि स्लोली हाउल्ड। समझ में आया? तब नॉर्मल का वैल्यू ये नहीं होता और फ्रिक्शन का वैल्यू ये नहीं होता। समझ में आया? तब ये होता। अब बोलोगे सर ये तो पढ़ा है नहीं, बिल्कुल पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पूरा इसी पे तो गुजरा। अरे गुजरा है, अरे ये कर्व्ड पाथ है ना, तो हम आपको बताया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर कर्व पाथ को किसी ना किसी सर्कल का टुकड़ा माना जा सकता है। अरे हाँ ना बोल, तो चूंकि कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ तो होना पड़ेगा एक नेट फोर्स जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो देखो इक्वेशन में बदलाव आ जाता, अरे बदलाव आ जाता, सॉल्व कर पाते नहीं। चलो v चलो दिया भी होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह बदलता। समझ में आया? तो हर जगह फ्रिक्शन बदलता, फिर एक और टर्म ऐड हो जाता, फिर करो प्राण प्रखेरु उड़ते रहेंगे आराम से। समझ में आया? तो इस चीज को नोट करो, यूरोडोप साहब कुछ भी ऐसे नहीं लिख देते हैं, है ना। बहुत खतरनाक आदमी, हर वर्ड वो सोच समझ के लिखता है। समझ में आया?
वो ये भी लिख देता ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, नहीं लिखा, क्यों लिखा? हाउल्ड स्लोली। हाँ बोल, हम बस सोचे थे समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो ध्यान से सुनिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स, 5 फोर्स हम लोग को पढ़ना है मैकेनिक्स में। कौन कौन सा? नॉर्मल, टेंशन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग और mg। mg कोई भूल गया है ना? 5 फोर्स। इस 5 फोर्स में 2 फोर्स कौन कौन सा? ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। आधा जो आपका फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव है, और बाकी का 2.5 फोर्स यानी टेंशन, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो आधा है 2.5 फोर्स, ये कौन सा? इसको ना तो हम कंजर्वेटिव में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही नॉन कंजर्वेटिव में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन था कि सिस्टम को जब आप एक क्लोज लूप में चलाते हो, इनिशियल से फाइनल, फिर फाइनल से इनिशियल, है ना? तो यहां से यहां कैसे जाना वर्क करके? नॉन जीरो वर्क करके जाना, याद है? बट इसका वर्क डन हमेशा सिस्टम पे जीरो होता है। सिस्टम पे, इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा, हम सिस्टम पे वर्क की बात कर रहे हैं अभी, है ना? अरे सिस्टम पे वर्क की बात कर रहे हैं ना, समझ में आया? तो इसका वर्क डन तो हमेशा जीरो हो जाता है, तो ये तो इस डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठेगा। अरे ये बोलता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ, फिर वहां से वापस पहले स्टेट में आओ, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नॉन जीरो वर्क करके जाना, तो इनका वर्क तो जीरो ही रहता। तो इसीलिए ना तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो कंजर्वेटिव में, ना ही नॉन कंजर्वेटिव में। समझ में आया? पक्का? टेंशन, नॉर्मल और फ्रिक्शन, 2.5 फोर्स, किसी में नहीं आएगा। ये 2 फोर्स कंजर्वेटिव और ये नॉन कंजर्वेटिव। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। यहां तक में किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। अच्छा, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बता चुके हैं। अच्छा, सेंट्रल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता, इन्हीं में से जो फोर्स वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आगे पढ़ने वाले वो भी सेंट्रल फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स रियलिटी में सेंट्रल फोर्स ही है। आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान रहे हो ना, ये रियल फोर्स नहीं है। असल में आप जब हाइट चेंज करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होता है, बट हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं ना एक पर्टिकुलर हाइट तक, है ना? कि कम ऊंचाई तक अगर अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हो तो ये जी कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो रियली में कांस्टेंट फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। कौन सा फोर्स? कांस्टेंट। और चूंकि ये कांस्टेंट फोर्स है इसीलिए किस में आ जाता है? कंजर्वेटिव में। नहीं तो असल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स के अंडर आता है। अरे कल बताया था ना, Gm1m2/r², है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, है ना, एंड मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, अरे है कि नहीं? फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है कि नहीं? चलो, तो कांस्टेंट फोर्स भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कांस्टेंट फोर्स ये भी आपका हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, और सेंट्रल फोर्स भी आपका हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? सेंट्रल फोर्स क्या है, कैसे है, सब बता चुके हैं, अरे है ना? तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का पहला तो एक बिल्कुल प्योर डेफिनेशन था फिजिक्स के हिसाब से, है ना, जो आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा या शायद नहीं ही मिलेगा। वो क्या था? जिस फोर्स के एक्शन से सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी खराब नहीं हो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, और जिस फोर्स के एक्शन से सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी खराब हो वो
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है ना? अरे हाँ ना बोल। फिर इसको हाइब्रिड डेफिनेशन जो था जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा फिजिक्स, वो क्या था कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाइए नॉन जीरो वर्क करते हुए, है ना? सिस्टम पे टोटल वर्क डन उस फोर्स का क्या है? नॉन जीरो है। और फिर 2 से वापस 1 पे आओ तो देखोगे कि उस फोर्स का टोटल वर्क डन क्या हो गया? क्लोज्ड पाथ में जीरो। तो आप बोलोगे वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट की ये एनर्जी के क्वालिटी को डिटोरिएट नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा। दोनों को बताए भी थे, रिलेट भी किए थे, या ना? अच्छा, ये तो था हाइब्रिड डेफिनेशन, ज्यादातर जगह पे यही यूज होने वाला। फाइनली प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना? प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन। अच्छा, इसका जो मैथ्स है, जो इसका रियल मैथमेटिक्स है, वो आप जब इंजीनियरिंग करोगे, आप नहीं करोगे तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? जो करोगे वो इसका मैथमेटिकल, जो प्योर इसका मैथमेटिक्स है, वो 2-2.5 महीना आपको सिखाने में लगता है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे आप, सेकंड सेमेस्टर में। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम उसका एक जो बेसिक आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जेईई एक बार सवाल पूछ चुका है ना, तो उस सेंस में बात करेंगे सर, ठीक है? चलो, उसके लिए पहले एक चीज आपको बताते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? मान लो एक फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन, ठीक है? ये x के वेरी करने से भी वेरी होगा और y के वेरी करने से भी वेरी होगा। असल में ये दोनों का फंक्शन, ये नहीं सोच लेने का अच्छा x वेरिएबल है तो y कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता। ये एक फंक्शन है जो x y दोनों का वेरिएबल है, सॉरी दोनों का फंक्शन है ना? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अभी तक आप लोग जो पढ़ते हो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, है ना? ये है 2 वेरिएबल, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देखना। अगर आपसे लिखे df बाय dx, तो इसका मतलब होता है पूरे को डिफरेंशिएट करो, जो आज तक अभी आप लोग करते आए। समझ में आया? df बाय dx लिखे तो इसका ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें आप किसी को कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, दोनों आपके लिए वेरिएबल है। तो पहले इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, फिर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में। तो इसका क्या आएगा? देखो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2x इंटू वाई प्लस इसको छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहां पे आएंगे, वाई स्क्वायर छोड़ दो, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस इसको छोड़ दो 2y dy बाय dx, चेन रूल, है ना? इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है? अभी तक आप यही करते आ रहे हो, है ना? अब अगर हम जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन f में क्या चेंज आएगा अगर सिर्फ हम वेरी किसको करें? x को, मतलब हम सिर्फ किसके अलोंग मूव करें? x एक्सिस के अलोंग। y को क्या रखना है? कांस्टेंट। y को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे df बाई dx, ये मेरा वेरिएबल है, कीपिंग y कांस्टेंट। अरे है ना? अरे है ना? हम बोल रहे कि हम पहले ही आपको बता दिए कि मेरा वेरिएशन होगा ही किस में? x में। हम y में वेरी ही नहीं करेंगे, है ना? हम मूवी किधर करेंगे? x में, है ना? तो आपका वेरिएबल x हो गया तो y क्या हो जाएगा अपने आप? कांस्टेंट। बिल्कुल वैसा ही याद करो उस दिन जो पाथ पे चल रहे थे, और उस पाथ पे चल रहे थे ऊपर वाले पे, तो सिर्फ क्या वेरी कर रहा था? x y, उसमें कांस्टेंट था। अरे है ना? तो उसमें जो dy वाला टर्म था वो 0 हो जा रहा था, है कि नहीं? चल, कीपिंग y कांस्टेंट, इसका मतलब हो जाएगा कि अब हर चीज में y क्या है? कांस्टेंट है। इसको ऐसे समझो, नंबर है। अब क्या है? नंबर। क्यों? क्योंकि बोला गया कि हम सिर्फ x में वेरिएशन चेक करना चाहते हैं, कीपिंग y कांस्टेंट, है ना? चल,
तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x², बस खत्म। समझ में आया? और इसी तरह अगर हम जानना चाहें कि x को कांस्टेंट करके y में हम मूव करें तो फंक्शन में क्या वेरिएशन आएगा, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, df बाय dy कीपिंग x कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर बताओ, x कांस्टेंट है तो इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस इसका आ जाएगा x³ इंटू 2y। खत्म। अरे समझ में आया, अरे समझ में आया। अब मैथ्स वाले बोले कि देखो इतना हम नहीं लिखेंगे, df बाई dx कीपिंग y कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे, हम लोग गणित वाले हैं। df बाई dy कीपिंग x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट हो गया इस फंक्शन में, x अब क्या है, नंबर है, तो डिफरेंशिएट करो। अरे फंक्शन ऊपर लिखा हुआ, तो मैथ वाले क्या बोले कि देखो भाई साहब ये ऐसे हम नहीं लिखने वाले इतना, df बाई dx कीपिंग y कांस्टेंट, हम तो ऐसे लिखेंगे डेल f बाय डेल x। क्या लिखेंगे, टेढ़ा df बटा टेढ़ा dx लिखेंगे हम। और जैसे ही हम ऐसे लिखे ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि f को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब को कांस्टेंट मानना, बाकी सबको कांस्टेंट मानना, कोई दिक्कत कुछ नहीं समझ में। अरे समझ में, अबे इसको लिख दिया ऐसे, समझ में आया। उसी तरह इस चीज को वो लिख दिया डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई। तो जब भी लिखा हो डेल एफ बाय डेल वाई तो आपको समझना है एफ को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। लिखो जल्दी से, फिर इसको अप्लाई करेंगे हम सीधा, ठीक है। और उसका जो रियल वर्जन है वो हम आपको अभी नहीं बता रहे, जरूरत ही नहीं है, इंजीनियरिंग में जरूरत होगा, ठीक है। समझ में आया पक्का, ये लिखो जल्दी से। अब ध्यान से देखो, सीधा सा फंडा जल्दी से अब बताते हैं आपको कि अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन है f बराबर 3x² माइनस 2xy प्लस 9z² x, मान लो ऐसे लिखा हुआ, तो हम आपसे पूछते बताओ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा। बस सीधा सोचना है, एक्स को छोड़ के सब कांस्टेंट है, एक्स को छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो इसका आ जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 9z²। खत्म। अगर आपसे कोई पूछ दे डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, तो y को छोड़ के सब कांस्टेंट है। पहला का डिफरेंशिएशन 0, दूसरा का डिफरेंशिएशन 2x, तीसरा का डिफरेंशिएशन 0। अरे समझ में आया क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, इतना चीज इसमें छुपा हुआ। डेल एफ बाय डेल जेड पूछ ले तो ये 0 खत्म, उसको छोड़ के सब 0, हट नहीं हट, खत्म। चल समझ में आया पक्का। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका एक पास एक फोर्स, सीधा हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, पूछे ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो आपको 3 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या होगा कंडीशन, देखो आपको चेक करना पड़ेगा कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बाई डेल एक्स होना चाहिए, प्लस, सिर्फ इससे नहीं होगा, प्लस ये कंडीशन, प्लस डेल एफ एक्स बाई डेल जेड
ये बराबर होना चाहिए डेल एफ जेड बाय डेल एक्स के प्लस डेल एफ वाई बाय डेल जेड, ये बराबर होना चाहिए डेल एफ जेड बाय डेल वाई के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है ना, अच्छा अगर मान लो इसमें दो ही आपको दिख रहा होता, तीसरा होता ही नहीं, तो जेड वाला सारा टर्म गायब हो जाता। अरे जेड वाला गायब हो जाता ना, तो सिर्फ आपको क्या चेक करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एफ। समझ में आया? और अगर ऐसा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। हाँ, सारा कंपोनेंट है तो आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसमें कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि इसका जो बोले मैथमेटिक्स पढ़ने में 2 महीना लगेगा आपको। ठीक है, तो अभी अपने पास टाइम है नहीं। ठीक है, और वो पढ़ाने का हम पैसा भी लेंगे अलग से। प्रकाश सर क्या करेंगे? हाँ, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब अपने पास दो, नहीं ये इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप, अभी पढ़ के क्या करो। चलो इधर देखो, उस अपने पास दो फोर्स था, याद आ रहा है? जुड़वा भाई, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ये इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा था, याद होगा तो। अरे इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा था, कॉपी पलट के देखो। तो ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। तुरंत चेक कर लें, तुरंत चेक कर लें। चलो ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, इसको डिफ्रेंशिएट करना वाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। तो एक्स क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, तो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आई कैप कहां से आएगा बे, वेक्टर थोड़े, उसका कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करना, और इसको डिफ्रेंशिएट करो डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर, तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, इसीलिए इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड भी कर रहा था, याद आ रहा है? अरे डेल एफ वाई बाय डेल एक्स बे, यहां लिखे हुए डेल एफ एक्स है तो वाई होगा, और वाई है तो एक्स होगा। जोरा नहीं लगाने का कि सर ऊपर एफ एक्स तो नीचे एक्स, उल्टा उल्टा क्रॉस चल रहा है ना। चल दूसरा भाई क्या था इसका, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, और इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, याद है? इसको एक और तरीके से सॉल्व करके भी दिखाए थे आपको, खैर वो भूल जाओ, बट इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका रीजन ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका रीजन क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वो चेक भी कर सकते हो आप। डेल एफ एक्स बाय डेल वाई कितना आ रहा है बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2xy, अरे होगा, और डेल एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स 2xy, सेम आ गया, अरे सेम आ गया, अरे सेम आ गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, अरे कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी खत्म है ना। कल यहीं से हम लोग कहानी शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी कहानी शुरू करेंगे, पोटेंशियल। खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम, अभी होमवर्क डिस्कस करना, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वो फोर्स जिसका टोटल वर्क डन सिस्टम पे, टोटल वर्क डन सिस्टम पे क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, जीरो। टोटल वर्क डन मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स पक्का क्या रहा होगा, इंटरनल, अरे रहा होगा ना, इंटरनल रहा होगा ना, तब तो एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम पे रहा होगा, है ना। तो एक चीज हमको मिल गया कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ सिस्टम इन अ क्लोज लूप इज जीरो, पहला चीज, है ना। ये डेफिनीशन है, क्या है, डेफिनीशन। और इसके कंसिक्वेंटली प्रॉपर्टी क्या आई, टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
कोई दिक्कत? अगर बात करें बिल्कुल फिजिक्स के लेवल पे, तो व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स या इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, देन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिग्रेड. बट व्हेन अ नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड. है ना, वो एक ऐसे क्वालिटी में चला जाता है, खराब क्वालिटी में, जहां से फिर से रिकवरी पॉसिबल नहीं है. क्या टोटल एनर्जी हर केस में कांस्टेंट है? बिल्कुल. ये तो ये आपके सब नेचर का सबसे बेसिक लॉ है ना, कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा. तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जो सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी को खराब नहीं करे. क्वांटिटी तो वही है भाई, है ना, क्वालिटी को खराब नहीं करे. समझ में आया? पक्का? तो यहां तक की सारी बातों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, गुजराती, बंगाली, मराठी जो भी आता उसमें लिख लो. भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, आप लोग तो साउथ इंडियन मूवी भी देखते हो तो तमिल तेलुगु भी शायद आता होगा, कन्नड़, मलयालम, तो जिसमें आता है लिख लो, है कि नहीं? अरे अभी कुछ बोले हैं उन सारी चीजों को नोट डाउन करो और एक एचसी वर्मा दे दो ताकि सर्कुलर मोशन का जो कुछ क्वेश्चन हम बोले थे वो डिस्कस करेंगे, है ना. देखो क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखो तो वो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18. इसमें क्या बोला है कि एक कटोरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कटोरा को घुमाया जा रहा है ओमेगा से, है ना. तो मैक्सिमम मिनिमम पूछा, रफ्तार अगेन, मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तार पूछा है कि बॉल बाहर ना चला जाए या नीचे स्लाइड नहीं हो जाए. हाँ, कटोरा ऐसे घूम रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेन. अरे है ना, हाँ बोल. अबे इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अबाउट पूरा कटोरा एक जैसा दिखे. पता नहीं. सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है. चलो, तो इसको घुमा रहे ओमेगा से, ध्यान से सुनना. तो यहां पे मान लो भी है बॉल यहां कहीं, अरे है ना, जहां पे ये रेस्ट पे, चाहो तो आप सूडो से भी बना सकते हो, चाहे ग्राउंड से भी बना सकते हो, ठीक है. तो ध्यान से देखना, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल. अरे यहां कहीं सेंटर होगा कटोरा का, तो नॉर्मल तो उधर रिएक्ट करेगा, नॉर्मल mg. जब बहुत तेज चलाओगे तो ये बाहर जाना चाहेगा, और जब स्लो चलाओगे तो नीचे आना चाहेगा. जब तेज चलाओगे तो बाहर जाना चाहेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे, लिमिटिंग केस. अरे हाँ ना. और जब धीरे धीरे चलाओगे तो नीचे आना चाहेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर, लिमिटिंग केस. क्या वो बैंकिंग ऑफ रोड वाला सवाल है 18 नंबर? अरे 18 नंबर वाला सवाल है, डिट्टो वही सवाल है ना. अच्छा सर, इसी पे बैठ जाए तो इस पे बैठ जाओगे तो एक इधर सूडो लगाओगे, m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पे r यहां का रेडियस, कटोरा का रेडियस नहीं होगा, जिस सर्कल में ये घूम रहा है वो ये है. अरे है ना, अरे है ना. हाँ बोलो, अब डाउट पूछो. हाँ, जो यहां से एंगल बना रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, चेक कर लेना. ज्योमेट्री आती है कि वो भी हम ही बताएं? आती है. रेडियस कैसे निकलेगा? अगर एंगल निकल जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो ये रेडियस निकालना नहीं आता है. ये मान लो थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो ये नहीं निकलेगा, आर साइन थीटा. और बताएं? ठीक ठाक. चलो गुड, माफ कर दे हमारा जल्दी हमको. क्वेश्चन नंबर 27 बनाया क्या? पर अच्छा सवाल है. क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बना, पूछ रहे 27 बना, बोला सर लास्ट वाला नहीं बना. 27 हम डिस्कस करेंगे. अच्छा सवाल. ध्यान से देखो, ये टॉप व्यू है, रूम ऐसे गोल रूम, ठीक है, और वहां पे एक ब्लॉक को दीवार के साथ लगा के धक्का दे दिए तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा दीवार के सहारे, है ना. एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और mg अंदर लग रहा होगा. ये ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, ठीक है. एक नॉर्मल दीवार से लग रहा होगा, अरे लग रहा है ना.
अच्छा नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सिर्फ दीवार से फ्रिक्शन लग सकता है, तो अगर ये दीवार के सारे ऐसे घूम रहा तो इस पर फ्रिक्शन यहाँ 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 टेंजेंशियल लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? अच्छा ये सर्कल में क्यों घूमेगा? क्योंकि नॉर्मल उतना ही लगेगा ताकि ना तो कांटेक्ट ब्रेक हो और ना ही ये दीवार तोड़ के अंदर चला जाए, है ना। नॉर्मल क्या चाहता है? कांटेक्ट मेंटेन रहे। अच्छा इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या है? N1 और mg, तो वो पक्का क्या होगा? 0। नहीं तो सर्कल में नहीं घूमता, ऐसे ऐसे हेलिक्स में घूमता। अरे है ना, इस पर चर्चा कर चुका। तो n बराबर mg। अच्छा ये नॉर्मल सर्कुलर मोशन के प्लेन में है और सेंटर की तरफ है। इस ब्लॉक पे सेंटर की तरफ एकमात्र फोर्स क्या है? N2। अच्छा मान लो अभी इसका रफ्तार क्या हो चुका है? v। क्या हो चुका है? v। बोला है v0 से स्टार्ट किया, लेकिन पूछ रहा है जब फंक्शन ऑफ v, मतलब वो v0 थोड़ी रहेगा, फ्रिक्शन अगर लग रहा तो रफ्तार कम हो रहा होगा ना, और चलते चलते रुक जाएगा कुछ दूर के बाद। ठीक है, एक चक्कर, दो चक्कर, चार चक्कर के बाद जितना देर में रुक जाएगा, है ना। समझ में आया? अच्छा तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर खत्म। पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब N2 बराबर mv स्क्वायर बाय r। अगला सवाल, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, फ्रिक्शन बराबर म्यू mg। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, म्यू mg की म्यू n? म्यू n होता है ना। अब ध्यान से देखो, इस पे चीजें बदल रही, नॉर्मल भी कम होगा, जैसे जैसे घूमेगा रफ्तार कम होगा, नॉर्मल भी कम होता जाएगा, और एक बार जब ये रुक जाएगा तो दीवार वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। दीवार से लगने वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में? अरे दीवार से लगने वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। ग्राउंड वाला 0 नहीं होगा, वो mg के बराबर रहेगा, है ना। अच्छा पूछ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो टेंजेंट के अलॉन्ग एकमात्र फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फ्रिक्शन बटे मास। अरे होगा, अरे होगा। चलो तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बराबर हम लिख सकते हैं dv बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये हो जाएगा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय आर। क्या हो जाएगा? माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय आर। अब आप बोलोगे सर माइनस कहां से आ गया? तो मैग्नीट्यूड तो हो गया म्यू एम वी स्क्वायर बाय एम, तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। सर माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि समय के साथ साथ रफ्तार घट रहा है, तो dv बाई dt एक नेगेटिव टर्म रहा होगा। अरे हाँ ना बोल, है ना, इसलिए माइनस लगाए हैं। कुछ नहीं समझ में आया? अरे dv बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कोई चीज घट रहा तो वो निगेटिव होता है ना, तो dv बाई dt ऑब्वियसली निगेटिव होना चाहिए। ये पूरा टर्म तो पॉजिटिव आ जाएगा, म्यू पॉजिटिव, वी स्क्वायर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। और समझ में? अगला टर्म बोल रहा है कि ये जब एक चक्कर लगा लिया तो इसका रफ्तार कितना हो गया होगा? तब इसका रफ्तार कितना हो गया होगा? तो ऐसे सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर है dv बाय dt, जहां के v क्या है? वेलोसिटी। क्या है? स्पीड। हाँ अगर बोलता वेलोसिटी तो ये घूसा मारते। v क्या है? स्पीड। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, dv बाई ds। ds क्या है? छोटा सा डिस्टेंस, इंटू ds बाई dt। अरे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अच्छा 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 अच्छा, ds बाई dt क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। अरे है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर v dv बाय ds, v dv बाय ds बराबर माइनस म्यू v स्क्वायर बाय आर। ये कहां से आ गया सर? अभी तुरंत निकाले। dv बाय ds को v लिख दिए,
और बचा क्या, डीवी बाई डी एस तो बचा ना, सॉरी डीवी डी एस बाई डी टी को वी लिख दिए और डीवी बाई डी एस बच गया, तो क्या बचा, एक्सेलेरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है वी डीवी बाई डी एस, अरे लिखा जा सकता है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर बाय आर। कोई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, अरे आ गया, अच्छा बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से ये और ये खत्म, एक जैसे वेरिएबल को एक साइड ले लो, dv बाय वी बराबर, अरे एक कटा ना, एक तो बचा नालायक, बराबर माइनस म्यू बाय आर ds, अरे होगा ds में ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस 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 है ना। चलो इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो किस रफ्तार से स्टार्ट किया, v नॉट से, उस समय कितना डिस्टेंस चला था 0, और बोला तब स्पीड बताओ जब एक चक्कर लगा चुका है, तो एक चक्कर मतलब क्या हो गया 2 पाई आर, उस समय रफ्तार क्या हो गया, मान लो v हो गया, क्या हो गया v हो गया, यही v निकालना हमको। अच्छा dv बाई v का इंटीग्रेशन ln v, log v नहीं ln v, जिसका बेस e हो, देयर इज अ डिफरेंस, log v अगर आप बोलते हो तो उसका बेस अंडरस्टूड 10 हो जाएगा, है ना, जब कुछ नहीं बोलते तो याद है बताया तो उसका बेस 10 माना जाता है, और ln में log का बेस e होता, ठीक है, बता चुके हैं सब बेसिक में, v नॉट से v, और ये बचेगा माइनस म्यू बाय आर 2 पाई आर, अरे बचेगा r से r को मार दो। अच्छा ये ln v को जब ये इंटीग्रेशन का वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा ln v बाय v नॉट, अरे ln v माइनस ln v नॉट, तो ln a माइनस ln b बराबर ln a बाय b, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बराबर माइनस म्यू इंटू 2 पाई, अरे होगा ln को हटा दो तो उधर e पे पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो v बाय v नॉट बराबर e टू द पावर माइनस 2 म्यू पाई या 2 पाई म्यू जो भी लिखना, तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा v नॉट e टू द पावर माइनस 2 म्यू पाई। ये एक अच्छा सवाल था, हो सकता है आप आंसर ले आए हो, बट इसमें से बहुत सारा चीज जो आप मिस कर रहे होगे वो यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब हुआ, अरे हुआ तो जल्दी से छापो और सारा पॉइंट लिखवा, बोल कहां पे v dv बाई ds, क्या हो गया इसमें, अरे यहां ds से डिवाइड किया, ds से गुना किए, तो कैसा डाउट पूछता है, हो सकता है, चल बड़ा अच्छा सवाल है, हो सकता है आप में से किसी का आंसर भी आ गया होगा, पर अगेन आंसर में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं। ग्रुप का लेंथ है L, अच्छा ये समझ पा रहे हो, व्यू समझ पा रहे हो, टॉप व्यू है ये, अगेन ये टेबल ऐसे घूम रहा, ये टेबल ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा टेबल घूम रहा है, ये जो है ना ये पूरा टेबल घूम रहा है, उस टेबल में एक ग्रूव है, ठीक है, मतलब एक ऐसा टेबल है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा, ठीक है, और ये ऊपर से देख रहे हो और उस टेबल में ऐसे ग्रूव है, ग्रूव मतलब नाली, नाली समझ में आया, मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो mg किधर लग रहा होगा, अंदर, और यहां वाला नॉर्मल ऊपर, और एक नाली का दीवार भी नॉर्मल लगाएगा, अरे है ना, ठीक। अगला सवाल, यहां पे एक चीज दिया हुआ कि L इज वे वे लेस देन R, इसका मतलब समझ में आया, क्यों दिया, वो तो ठीक है, वो तो लिखा हुआ, कहता वेरी नेग्लिजिबल, क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि इस पॉइंट का दूरी भी आप R ले सकते हो, इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, और इस पॉइंट का दूरी भी R ले सकते हो, ये मतलब है इसका, समझ में आया, अरे समझ में आया, 2 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें कार का विड्थ मायने रखेगा क्या,
बस वही बात समझ में आया। कार के इस हिस्सा के लिए भी रेडियस 2 किलोमीटर और इस हिस्सा के लिए भी रेडियस 2 किलोमीटर। समझ में आया। अच्छा, पहले सूडो से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सूडो। यहां पे मान लो मेरा वो पार्टिकल है, mg नीचे लग रहा है। mg किधर लग रहा है? नीचे। अच्छा, बोला ये कितनी देर में यहां से यहां चला जाएगा? अरे यही है ना, और अंदर कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। अरे हाँ ना बोलना, पक्का? अच्छा, अब ये इधर से इधर क्यों चला जाएगा? सूडो से थोड़ा समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी आप बैठो तो उस जगह का एक एक्सेलेरेशन है m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर की तरफ है क्या? अरे अगर r रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है तो उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा ना सेंटर की तरफ, कितना? ओमेगा स्क्वायर r। अरे ओमेगा स्क्वायर r होगा ना। तो हम अगर यहीं पे बैठ गए इसी डब्बे में, तब देख रहे हैं इसको, इसी डब्बे में बैठ के इसको देख रहे हैं, है ना। तो इस डब्बे में हम बैठे हैं, ऑब्जर्वर बैठा है इस डब्बे में, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ है कितना? ओमेगा स्क्वायर r। तो सूडो इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। अरे लगेगा अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए, अरे लगेगा। हे भगवान। और नॉर्मल ऐसे लगेगा, ऐसे या ऐसे, इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। हम बोल रहे हैं ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा इसको भी आप बता दोगे। और कोई फोर्स इस प्लेन में नहीं है, और कोई फोर्स नहीं। एक नॉर्मल ऐसे है और mg नीचे है, लेकिन इस प्लेन में और कोई फोर्स नहीं। ठीक है, हम बोले नॉर्मल इधर आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि जो आदमी इसमें बैठा है उसको या तो इधर चलता हुआ दिखेगा या तो इधर। इस डायरेक्शन में तो उसको एक्सेलरेशन नहीं दिख सकता, क्योंकि यार नाली ऐसा बंधा हुआ तो ऐसे छेद करके भाग रहा थोड़ी। जो इसमें बैठा हुआ है उसके लिए तो ऐसे ही मूव कर रहा होगा ना। अरे है ना, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0। अच्छा, m ओमेगा स्क्वायर r का तो एक कंपोनेंट इधर है, तो इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? नॉर्मल, है ना। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो m ओमेगा स्क्वायर r का एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना? m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। अरे हो जाएगा। और इधर m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। ये तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट इसको इधर स्लाइड करवाएगा। अरे करवाएगा। अच्छा, इसका फोर्स इधर कितना लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r। मास कितना है? ओमेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रूव के अलॉन्ग। इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, क्योंकि हम डब्बा में बैठ के देख रहे हैं। ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, डब्बा के रिलेटिव है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। अरे समझ में आया। और हम डब्बा में बैठ के देख रहे हैं, तो यहाँ कितना से स्टार्ट किया था? 0 से, और यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना दूर कवर करेगा? L। और दिया हुआ है। और इसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर r। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दूरी पता है। टाइम पूछ रहा है क्या? क्या पूछा? टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा, हाफ ए टी स्क्वायर बराबर दूरी। तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2l बाय ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। देखो सूडो से कितना आसानी से बन गया। अरे बन गया। नहीं आना? ठीक है, बाहर से बनाते हैं बिना सूडो के। ठीक है, बिना सूडो के। ये एंगल थीटा, यहां पे मेरा बॉल है, ध्यान से सुनना। अच्छा अच्छा, डब्बा के रिलेटिव अगर इसका एक्सेलरेशन है, डब्बा के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन इधर ही हो सकता है। तो डब्बा के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं AR। क्या मान लेते हैं? AR, डब्बा के रिलेटिव। अरे हाँ ना बोल। डब्बा में बैठोगे तो आपको उधर ही जाता हुआ दिख सकता है ना। हे भगवान, अब बोलोगे सर जा ही रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो 0 होगा। अरे नहीं जा रहा होगा तो 0 होगा। याद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेज पे हम मान लिए थे, वेज के रिलेटिव AR, फिर ग्राउंड के रिलेटिव लिखे थे।
अरे है कि नहीं। और यहां पे हम ग्राउंड से लिखना चाह रहे हैं, है ना। ये कहां से सॉल्व करें इसको, ग्राउंड से। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे अभी है, ये अभी जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। अरे क्योंकि वो पॉइंट सर्कुलर मोशन में है। भगवान, सूडो नहीं लगा सकते हो आप, ग्राउंड पे आ गए, इन्हें पता चला ग्राउंड पे भी आ गया, सूडो भी लगा दे रहे, मस्त हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ग्राउंड से उस पॉइंट का एक्सेलरेशन, उस पॉइंट का जिसपे ये है, और इस पॉइंट के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन ए आर। और इसको बोल दो बॉल। क्या है? बॉल। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल will be acceleration of ball with respect to the point on which it is now plus acceleration of point, अरे या सरफेस जो नीचे में उसका एक्सेलरेशन। हाँ ना बोलते जान। अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन का डायग्राम बना है। कौन सा डायग्राम? एक्सेलरेशन का डायग्राम। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, बिल्कुल ध्यान से सोचना, लॉजिकली सोचना, बिल्कुल लॉजिकली सोचना, इस पे क्या क्या फोर्स लग सकता है, नॉर्मल और एमजी। वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एकमात्र सिचुएशन हो सकता है कि ये दीवार या तो इधर नॉर्मल लगा रहा हो या तो इधर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम ग्राउंड से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, है ना। या तो नॉर्मल इधर होगा या तो इधर, अरे या तो ये दीवार पुश कर रहा होगा या तो ये कर रहा होगा, बट होगा तो नॉर्मल इधर ही। नहीं समझ में आया? अरे जिधर फोर्स और किधर लगा सकता है, अरे सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाता है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही लगता है ना। हाँ, ये नहीं पता है कि ये दीवार पुश कर रहा होगा कि ये पुश कर रहा होगा, दोनों नहीं पुश कर सकता कभी भी। समझ में? अरे या तो इस दीवार से चिपक गया होगा, ये धक्का दे रहा होगा तो उधर से थोड़ा सा जगह हो जाएगा, और अगर ऐसे घूम रहा तो वो वाला दीवार धक्का दे रहा होगा तो इधर से थोड़ा जगह होगा। समझ में आ रहा? चल अब समझ में आ रहा। लेकिन होगा तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में। अच्छा, आप अगर सोचो कि इस प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन है? नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर तो जो है वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो रहा। तो इस प्लेन में अगर एकमात्र फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन पक्का इधर ही आना चाहिए। अरे पार्टिकल का एक्सीलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो सकता है। मतलब इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए? अगर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो ही होगा ना बे, नालायक होगा। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन जो है वो इन दोनों वेक्टर का सम है, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इधर आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। मतलब इसका जो कंपोनेंट इस ग्रूव के अलोंग है वो इसको कैंसिल कर रहा होगा। हम आपको इतना समझा रहे हैं, अगर आप लॉजिकल होते तो एक लाइन में समझ जाते, और ऐसा काम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। कॉन्टैक्ट मेंटेन करने वाला सिचुएशन वेज में, जिसको आप लोग रटते हो, वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट, है ना। अरे अगर इसका नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इधर एक्सीलरेशन नेट कितना होना चाहिए? जीरो। और इसका एक्सीलरेशन है कितना? तो इन दोनों वेक्टर का सम, मतलब इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा होगा। मतलब ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस ए आर बराबर जीरो। तो ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। यानी इसमें बैठ के देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर दिखेगा ए आर, और उसका वैल्यू निकाल चुके हैं, बाकी काम यहां कर चुके हैं। अरे बाकी तो काइनेमेटिक्स है ना, बाकी डायनेमिक्स तो वो हो गया। अब आप सूडो से बनाओ या ग्राउंड से बनाओ, आपकी मर्जी। कुछ नहीं समझ में आया, डाउट पूछ। अमन क्या नाम है? तो शकल ऐसे क्यों बनाया? थोड़ा सा स्माइल रखा करो, थोड़ा सा ना, जब समझ में आ जाए ना तो जबरदस्ती हंस दिया करो, मास्टर को लगे हाँ देखो देखो, हो गया। अमन ठीक हो? वो आज अलग ही मूड में
उसको चक्कर आ रहा, तो सब ध्यान दीजिएगा पड़ोसी का, ठीक है। आप दोनों ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत? इधर समझ में आया? थोड़ा सा भी डाउट है पूछ सकते हो, थोड़ा सा वेज वाला पार्ट देखना, वहीं से मिल रहा है बिल्कुल। राहुल इधर पक्का? जिस टाइम आप समझाते हैं उस टाइम तो सब समझते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं करते हो ना, होता ही होमवर्क नहीं करते हो ना। हम कहाँ बोल रहे होमवर्क करके आना, हम बोलते होमवर्क अटेम्प्ट करके आना, अब अटेम्प्ट ही नहीं करते हो ना। क्या करें।